अच्छा जी, ओके। सो हम बात कर रहे थे इम्पैक्ट फैक्टर की। लास्ट हमारी डिस्कशन हो रही थी, उसमें वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज इम्पैक्ट फैक्टर। तो इम्पैक्ट फैक्टर के ऊपर कुछ जर्नल्स के बेंचमार्क्स दिखाए भी थे। एक जर्नल खोला था, एक आध और भी जर्नल खोल लेते हैं और उसके बाद इसको जरा डिस्कस करते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर की हिस्ट्री क्या है, कैसे शुरू हुआ और अकॉर्डिंगली इसकी कंप्यूटेशन की कैसे जाती है। सो अभी हमने एक खोला हुआ था जर्नल ऑफ, हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स खोला था। सेम थिंग। स्क्रीन शेयर करते हैं। सो स्क्रीन के ऊपर अभी हम कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर। तो ये मैंने आपको एक रेफरेंस के तौर पे एक जर्नल की फ्रंट एंड दिखाई थी। कंप्यूटर नेटवर्क्स का जर्नल है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पैरामीटर साइड स्कोर लिखा हुआ है, इम्पैक्ट फैक्टर लिखा हुआ है। लेट मी ओपन फ्यू मोर एज वेल, लाइक मैं एल्सवेयर के ऊपर ही जाता हूँ, साइंस डायरेक्ट के ऊपर, और मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिखता हूँ। तो मुझे ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ जर्नल्स के आर्टिकल्स शो करेगा, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फ्रंट पेज के ऊपर। सो से प्रोडक्ट लीडरशिप एंड सोसाइटी, मैं इसको मैं 2025 को क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा पुराने आर्टिकल्स जरा देख लेते हैं। हाँ, अच्छा जी, ये ओपन एक्सेस आर्टिकल है पहला। मैं इसको खोल लेता हूँ। प्रोजेक्ट लीडरशिप एंड सोसाइटी के नाम से ये एक जर्नल है। ठीक है, प्रोजेक्ट लीडरशिप एंड सोसाइटी ओपन एक्सेस है। ये प्योरली इसका इम्पैक्ट फैक्टर दिया हुआ है, इसका साइड स्कोर दिया हुआ है, बेंचमार्क्स इसके दिए हुए हैं। उसी तरीके का पेज, एग्जैक्टली पेज है जैसा थोड़ी देर पहले हमने देखा था। सही है। अच्छा जी, इसमें अलावा हम जाते हैं हमारे दिल अजीज आतिफ साहब की दरखास्त के ऊपर कि हम एक सिविल इंजीनियरिंग का जर्नल खोल लेते हैं। ये है जर्नल ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ओपन एक्सेस है। साइड स्कोर इम्पैक्ट फैक्टर दिया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का इसका सब कुछ है। पब्लिकेशन आर्टिकल्स, आर्टिकल सारे के सारे जो हैं वो सिविल इंजीनियरिंग के आर्टिकल्स होंगे मोस्टली। ठीक है, क्रॉस डोमेन के भी हो सकते हैं, बट ये के सिमिलर प्रोसेस, एग्जैक्टली सेम, हर चीज यहाँ पे उसी तरीके से अवेलेबल है। अच्छा जी, और कोई आप देखना चाहें तो इट्स एन ओपन सर्च इंजन, एनीथिंग कैन बी फाउंड, वट एवर टॉपिक टाइटल, वट एवर जर्नल यू ट्राई टू सर्च। अब यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर जो इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई होगी, ये अगर आप देखें तो इसमें कुछ इसने लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें। ऑनलाइन लोगों को मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर, आ रही है सर। अच्छा, तो विजिबल भी है, पेज भी विजिबल है आपको? जी सर। ये अब इसकी ये राइटिंग पढ़ी जा रही है, फॉन्ट साइज ठीक है, बड़ा करूं? नहीं सर, पढ़ी जा रही है सर। पीछे वालों को शायद नजर ना आ रहा हो, इसलिए साइज बड़ा कर दिया मैंने। हाँ जी, आ रहे हैं। अभी अभी देखें, इसको जरा पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि क्या बताया जा रहा है। मैं द एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर। जैसे 100 पेपर पब्लिश हुए हैं 2023 और 24 में, और उसकी आई में 500 साइटेशन 2025 में। ठीक है। Sir, number of research paper received divided by number of papers published. Probably only So publication factor is equal to citation received, citation. impact factor is number of citations received in a year. By papers published. By papers published. In a 2 years.
अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स नजर आ रहे होंगे आप। एक तो पहली बात है, इसमें इसने एक तो डेफिनेशन दी है और आगे इसने लिखा है 2025 जनरल साइटेशन रिपोर्ट्स 2025 की जेसीआर है। जेसीआर स्टैंड फॉर जनरल साइटेशन रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा, और आगे लिखा है ब्रैकेट में क्लैरीवेट एनालिटिक्स कॉमा 2026, राइट। अच्छा, अब ये इम्पैक्ट फैक्टर किसी एक साल का होता है, एक साल का होता है। तो ये इम्पैक्ट फैक्टर जो यहाँ दिया हुआ है 9.6, ये आपके ख्याल में इसको देख के क्या पता चल रहा है किस साल का है ये? 2025 2025 पिछले 2 साल में ऐसा भी क्या है कि अगले साल में हम लोग 26 के लिए एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब क्या देखें, अब 2026 चल रहा है। 2026 का कौन सा महीना है? 7वां महीना है। 2026 में साइटेशंस आ रही होंगी ना अभी। तो अब बिल्कुल प्रैक्टिकल है, 2026 का इम्पैक्ट फैक्टर तो आ नहीं सकता, वो 2027 में आएगा क्योंकि 26 में पेपर साइट होते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन ये कह रही है कि इम्पैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइटेशंस, एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस, एवरेज नंबर, तो एक ही बात, नंबर ऑफ साइटेशंस, ठीक है, इन दैट जर्नल डिवाइडेड बाय आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दैट जर्नल। अब ईयर लगाते हैं इसमें, नंबर ऑफ साइटेशंस इन ईयर 2025, क्योंकि 2025 की साइटेशन इम्पैक्ट फैक्टर 2025 का है ना, तो 2025 की साइटेशंस जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक कंपाइल होंगी। ओके जी, फलां जगह पे साइट हुआ, फलां जगह पे साइट हुआ, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि कलेक्ट कर रही होगी डाटा। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये डाटा कलेक्ट कर रही है? क्लैरीवेट एनालिटिक्स वाले कैलकुलेट कर रहे हैं। उनका काम ही यही है कि सारा साल वो इस चीज को, इस डाटा को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं। तो क्या हुआ जी, 2025 का इम्पैक्ट फैक्टर चूंकि आया हुआ है, जो कि आया होगा 2026 में, इस साल आया होगा। इस साल कब आया होगा? अभी लेटली पिछले महीने आया है, ठीक है। क्योंकि दिसंबर के बाद आर्टिकल की साइटेशंस कलेक्ट होंगी ना, तो आपने से जनवरी 2026 में काम शुरू किया होगा इस ऑर्गेनाइजेशन ने। टाइम लगता है ना, 3 4 5 6 महीने के बाद उनके पास सारा डाटा आ गया होगा। अब उन्होंने उसकी कैलकुलेशन करके जून में या जुलाई में या अगस्त में वो पब्लिश कर दिया कि जी इस साल की जेसीआर ये इम्पैक्ट फैक्टर यही है। लेकिन डाटा का क्या था उनके पास? उनके पास 2025 जनवरी से दिसंबर तक की साइटेशंस थी। और वो साइटेशंस किन की थी? वो साइटेशंस उन पेपर्स की थी जो उससे 2 साल पहले पब्लिश हुए थे, 23 24 में। सिर्फ उनकी साइटेशंस थी। तो impact factor is got a very specific definition. It requires the number of citations of a year, full year, for those research papers published in the previous 2 years. Because this journal is publishing articles for last 70 years. So we do not require the old paper citations now. We require the latest impact of the articles published in that journal. So we need to see, अब उसमें definition क्या, ये 2 year impact factor है। 2 year इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है कि आप 2023-24 का डाटा आर्टिकल्स का लेंगे और उनका उनका इम्पैक्ट अगले साल में 2025 में देखेंगे कि लोगों ने पढ़ के उसको साइट किया कि नहीं किया। इट कुड बी अ 3 year इम्पैक्ट फैक्टर। 3 साल क्या होगा, पिछले 3 साल के आर्टिकल कंसिडर करेंगे। तो डिवीजन में फिर 3 सालों के आर्टिकल डिवाइड भी होंगे ना, साइटेशन बढ़ेंगी तो उनसे नंबर भी नीचे डिवाइड होगा। यू कैन ऑल्सो गो फॉर 5 year इम्पैक्ट फैक्टर। 5 year इम्पैक्ट फैक्टर भी निकलता है 5 साल, यानी 2020 21 22 23 24 5 साल के आर्टिकल्स पब्लिश्ड, उनका इम्पैक्ट 2025 में कितने साइट हुए, कौन कौन साइट हुए, नंबर कैलकुलेटेड। सो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ साइटेशंस विच वुड बी अ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। पिछले 2 साल में, अभी इसी पे आ जाते हैं, 2 साल में 100 आर्टिकल पब्लिश हुए, उन 100 की 2000 साइटेशंस आई, 100 आर्टिकल्स की मुख्तलिफ जगहों पे 2000 साइटेशंस आई, तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या हुआ? साइटेशंस इज इन द न्यूमरेटर 2000। 20 से 9.6 का मतलब क्या है कि 9.6 को अगर मैं रिवर्स कैलकुलेट करूं तो क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, तो 96 क्या हुआ? नंबर ऑफ साइटेशन अगर 96 थी तो आर्टिकल 100 पब्लिश हुए थे, 100 आर्टिकल्स के 96 साइटेशंस हुई, तो ये एक एवरेज नंबर आ गया, जिससे इसको वो एवरेज नंबर कह रहा है, ठीक है।
बट एक्चुअल नंबर वुड बी समथिंग एल्स, वुड बी एनीथिंग, बट इसी रेशो में होगा। तो अगेन क्लैरिटी, कुछ क्लैरिटीज दिमाग में आपकी आ जानी चाहिए कि इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है वो 1 साल पुराना होता है हमेशा। 2026 का अभी नहीं आएगा, 27 में आएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पूरा डाटा कलेक्ट करना शुरू करेगी जनवरी 2027 में फॉर 26। और उसको टाइम लगता है फिर वेरिफिकेशन में, प्रोसेसिंग में, कैलकुलेशन में 4 5 6 महीने लगते हैं। तो ये जो इम्पैक्ट फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है ये 2025 का है, ये भी अभी आया है, बिल्कुल लेटेस्ट है। सर क्या 2026 में भी इसका इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट होगा? सारी बात है, हर साल चेंज होगा ना, हर साल नए इम्पैक्ट फैक्टर आते हैं, क्योंकि आपके आर्टिकल चेंज, आर्टिकल बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, उनकी साइटेशन कम या ज्यादा हो जाती है। 2026 में आएगा वो 25 के बाद। यस। वो भी तो सर उनके ऊपर डिपेंड करता है, साल के या 2 साल के या 5 साल। नहीं, वो एक और सवाल कर रही है, वो सवाल कर रही है कि अगले साल फिर आएगा ना, तो अगले साल फिर आएगा, फिर आएगा। साल का लेते हैं या 2 साल का या नहीं नहीं नहीं, इसमें साल का ताल्लुक नहीं है, अगले साल दोबारा आएगा चाहे जो भी ले आप, तो हर साल इम्पैक्ट फैक्टर नया आता है। और जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर है वो 2 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर ही है, बस ये याद रखें जब भी, अगर सिर्फ ये लिखा इम्पैक्ट फैक्टर, वो 2 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर। So Clarivate Analytics is the organization which is collecting the data. They have issued this report in 2026 and it is for year 2025 and the measurement is based on this. अब देखिए इम्पैक्ट फैक्टर अगर बढ़ाना हो, जो आपके एडिटर्स होते हैं ना, डॉक्टर आतिफ, ये जर्नल जो है वो किस डोमेन का है सर? सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। इनके एक एडिटर्स होंगे, इनके एडिटर ये नीचे लिखे हुए हैं सर, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड एवरी एग्जाम्पल फ्रॉम दी सिविल इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव, ठीक है। तो अगर किसी को कोई स्पेशल क्वेश्चन हो कि इसमें क्या एग्जाम्पल होगी, काइंडली पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है, बिकॉज आई विल ट्राई टू कीप एवरीथिंग नाउ टुवर्ड्स सिविल इंजीनियरिंग। सो देखिए जी, ये आर्टिकल है, इसके अगर आप यहाँ पे आते हैं, इसमें एसोसिएट एडिटर वालों की डेफिनेशन यहाँ पे एक जगह लिखी होनी चाहिए। आर्टिकल लेटेस्ट इशू about sports एडिटोरियल बोर्ड। सिर्फ एक सवाल में यहाँ पे मतलब क्लैरिटी में आपको दे दूं, यदि ये जर्नल ऑफ ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एडिटोरियल बोर्ड है, इनको रखा इसलिए गया है कि जर्नल का की रीडरशिप बढ़े और उसके साइटेशंस बढ़े और एक्सेप्टेबिलिटी में क्वालिटी को मद्देनजर रखा जाए, ठीक है खालिद साहब। तो आप में आपस में कोई बातचीत चल रही है, खैरियत है? अगर क्लास के बारे में कोई बाहर किसी और, आप सर पहली दफा नजर आए हैं, कहाँ से आए हैं आज? तो मैं पहले ऐसा लगा आई को रॉन्ग क्लास का और बिल्कुल रॉन्ग क्लास का चूज लॉन्ग क्लास ले रहे थे, ये तो बड़ा अजीब सा है, क्यों? नहीं सर, मैं दूसरी प्लेटफॉर्म पे रेडी क्लासेस दे रहा हूं सर। अच्छा। आई वाज ऑन लाइन स्टूडेंट, तो आई पढ़िए एक यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता हूं और आपको दी मेरा आपका नाम क्या है? ताहिर से आप ऑनलाइन क्लास मेरी ले रहे हैं? आप नहीं कह रहे थे मुझे दूसरी इसी वजह से कंफ्यूजन थी। प्लीज ये क्लास का सब्जेक्ट ही क्या है और शेयर डाक पे क्या सकता है? मैं समझा क्लास तो यही क्वेश्चन था। मुझे कंफ्यूजन ये थी कि मेरा कोर्स सब्जेक्ट बहुत एडवांस रिसर्च क्योंकि मैं पढ़ना भी क्लासेस पूरी को देख भी करेगा वो अटेंड करता था। चलिए, हम ऐसे आतिफ साहब को बुरा भला कह रहे हैं, इसका मतलब है। ठीक है। अच्छा देखिए, चले, एमन शाह साहब इसके एडिटर इन चीफ है, पूरा एक ग्रुप है ना जो इसको मैनेज कर रहा है। अब इन लोगों की जो नौकरियां हैं वो इस पे लगी हुई है कि भाई आपने अपने जर्नल को कुछ इस तरह काबिल करना है कि लोग इसको पढ़ें भी, इसको साइट भी करें। तो आप साइट करने के लिए इनका जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या होगा, इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ेगा तो दे विल बी पॉपुलर, या ये ठीक है। अभी इस वक्त इनका इम्पैक्ट फैक्टर मैंने आपको दिखाया क्या था, 9.6 था। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि 0.2 इम्पैक्ट फैक्टर इज कंसिडर्ड एज अ वर्ल्ड क्लास पब्लिकेशन। 0.2, 9.6 इज अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट फैक्टर, बहुत अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर। 0.2 भी अगर किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है, 0.2, 0.2 यानी 2/10, यानी 10 आर्टिकल पब्लिश हुए, 2 साइट हुए, 2 में साइटेशन आ गए।
तो एक सोचा जाता है कि यार ये बहुत ही आला जर्नल है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने आपको वैसे एक रूल ऑफ थंब बताया है। बट अगेन दोबारा इस पे आते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ेगा तो नौकरी अच्छी होगी। इम्पैक्ट फैक्टर कैसे बढ़ेगा जी? दो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से दो वेरिएबल्स हैं? साइटेशन करता हूँ मैं नंबर ऑफ साइटेशंस इन न्यूमरेटर, आर्टिकल पब्लिश्ड इन द डिनोमिनेटर। अच्छा, इम्पैक्ट फैक्टर कैसे बढ़ेगा? पब्लिकेशंस का मैं बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आपने पेपर भी कम से कम छापने हैं। ये नहीं कि आप कहे जी यार कि मैं बेधड़ले हजारों लाखों पेपर छाप दूं साइटेशन बढ़ जाएगी, नहीं नहीं जी, आप उल्टा फंस जाएंगे। फंस जाएंगे आप। यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, वेरी वेरी सिलेक्टिव। जहां आप 10 आर्टिकल एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि 2 पे आ जाए, क्योंकि वो 2 जितने आप अपना फिल्टर टाइट करेंगे उतना आपके ज्यादा चांसेस है कि साइटेशन बढ़ जाए। न्यूमरेटर बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ फिल्टरिंग, लेकिन नीचे फिल्टर को बड़ा किया, पाइप को बड़ा किया, तो ऐसे ऐसे आर्टिकल छप जाएंगे जो कि आपके साइड ही नहीं हो रहे होंगे, बाद में फंस जाए आप। इसलिए याद रखिए, इम्पैक्ट फैक्टर के लिए एडिटोरियल बोर्ड का काम क्या होता है कि टफ से टफ सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। इतना वो डंडा दे पेपर वाले को, ऑथर को, कि वो बस कहे जी मैं भाग ही जाऊं, या काम करे भाग जाए, राइट। और फिर अकॉर्डिंगली साइटेशंस भी बढ़ रही हैं, तो वेल एंड गुड। तो दोनों फैक्टर्स इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और साइटेशन को लोग बढ़ा अ, हर जगह पे देखें, 2 नंबरियां दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। पाकिस्तानी को काम क्या है कि फौरन सोचते हैं कि 2 नंबरी क्या हो सकती है, पहले तो ये देखिए, हम फिर आगे चले। तो आप 2 नंबरी पे ना जाएं। कैसे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल तरीके हैं, और उनको काउंटर करने के लिए क्लैरीवेट बैठा हुआ है। क्लैरीवेट एनालिटिक्स का काम ही यही है कि जो अगर ऐसे कोई नेगेटिव परसेप्शन के साथ मार्केट में ये काम कर रहा है कोई ग्रुप, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए। तो देखें, जो सेल्फ साइटेशंस होती है ना, सेल्फ साइटेशंस कि मेरा जर्नल है, मैंने अपने आप को ही साइट करना शुरू कर दिया, ये सबसे आसान तरीका है ना। कि मेरा जर्नल में आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, मैं कहूंगा यार कि तुम पहले अपने आर्टिकल में 4 आर्टिकल पुराने मेरे ही रेफर करो। तो जैसे ही सेल्फ साइटेशन आती है, ये क्लैरीवेट एनालिटिक्स उसको फिल्टर आउट कर देता है कि जी नो सेल्फ साइटेशन। अब देखें, चीज जिंदगी मुश्किल हो गई। अली का जर्नल है, अली अपना आर्टिकल तो रेफर ही नहीं कर सकता, तो क्या वो तुम्हारे आर्टिकल को कहेगा रेफर करो? कहेगा? नहीं कहेगा ना, नहीं कहेगा। क्योंकि आपसे उसका क्या वास्ता जी? आपकी पब्लिक, आपकी साइटेशन बढ़ेगी तो उसको तो कोई फायदा नहीं है। अपनी नौकरी खराब करके अपनी नौकरी तो अच्छी नहीं करेगा ना। तो ये चीज जो नेगेटिव चली चीज खत्म हो गई। और कोई जहन में तुम्हारे चीज है जिससे आप सोच रहे हो कि इससे साइटेशन बढ़ सकती है, तो मुझे बताओ, मैं उसका आपको काउंटर बताता हूँ कि वो क्या काउंटर हो सकता है। एक ये चीज सबसे कॉमन है, हो रही थी, होती है। बट सेल्फ साइटेशन अब खत्म हो गई है, उनकी काउंटिंग ही खत्म हो गई है। मेरी बात समझ आई? सेल्फ साइटेशन से मुराद क्या होती है? भाई क्लैरीवेट ने साइटेशन काउंट करनी है ना, तो साइटेशन में अगर वो ये नहीं देखेगा कि यार ये अपने आप अपने ही आर्टिकल को साइट कर रहा है, जर्नल सेम कंप्यूटर नेटवर्क जर्नल है, इसकी भी तो साइट्स काउंट हो रही है ना, कि इसके अंदर जो आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं उसमें ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में पहले पब्लिश हुए हुए, और उनको आपने साइट कर दिया, तो इनका साइटेशन का काउंट बढ़ गया ना। तो इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ जाएगा। लेकिन जैसी ये चीज आएगी, वो फिल्टर आउट हो जाएगी। Article citation will only be counted if it is published not in the same journal. साइटेशन करते हैं कि साइटेशन से एक्चुअली लिंक Main क्या? है Okay. नहीं, good question. Very good जैसे question. एक सर्च है पीएचडी कोई कर रहा है, वो भी पेपर रेफरेंसेस में डाल रहा है, अच्छा या जी, अनलेस ऑनलाइन किसी स्पेसिफिक जगह पे ऊपर मेंशन ना हो। आपको बताता हूँ। देखिए, ये मैंने जर्नल पेज दोबारा खोल लिया। इसमें ये पहला पेपर नजर आ रहा है आपको? री इमेजिनिंग रोड पेवमेंट्स, एक मिनट स्लीप टिप्स। अच्छा, ये कहीं ऊपर ले गया है। अच्छा जी, मैंने इसकी पीडीएफ खोल ली जी। ये जी जर्नल आर्टिकल है, ठीक है। इसका नाम है री इमेजिनिंग रोड पेवमेंट विजनरी अप्रोचेस टू फ्यूचर फंक्शनैलिटी एंड डिजाइन। ठीक है जी। ये छपा हुआ है अभी जो मैं आपको, जर्नल ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है।
इसका आगे साल भी लिखा हुआ है इस जगह पे, इसका इशू नंबर 3 है, वॉल्यूम नंबर 13 है, वो भी लिखा हुआ है, और पेज नंबर 671 695। इसको रेफर करना हो तो मैं दोबारा अगर वहां जाऊं तो इस पेपर को इधर खोल के इसका रेफरेंस भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि जी ये पेपर खुला। इस पेपर में यहाँ पे एक साइट की ऑप्शन है, नीचे आते हैं तो ये साइट लिखा हुआ है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो मुझसे पूछेगा कि किस तरीके की साइटेशन चाहिए आपको, क्योंकि मुझे टेक्स्ट में चाहिए अभी आपको दिखाने के लिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक प्रेजेंटेशन देखी थी, वहां पे वो एक टूल यूज कर रही थी जोटेरो का, जी लिखा हुआ था, ZOTERO। जोटेरो इज अ टूल यूज फॉर कलेक्शन ऑफ रेफरेंसेस। जोटेरो इज an ऑनलाइन टूल टू कलेक्ट रेफरेंसेस। आप जो पेपर है वहां पे आप पेज देख सकते हैं, वो वहां पे उसके एक रेफरेंस की लिस्ट बनाता जाएगा, उसको आप कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट में। बट अभी ये RIS फाइल उसके लिए चाहिए होती है, विप टेक्स्ट की फाइल उसके लिए चाहिए होती है, वो इनको पढ़ लेता है और आगे से अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर लेता है। हम उसको देखेंगे, मैं आपसे उस पर एक लेक्चर भी करूँ, शेयर भी करूँगा। मैं इसकी साइटेशन को यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ टेक्स्ट फॉर्म में। मैं कहता हूँ जी कि ये मेरा साइट 1 है, और मैं इसको यहाँ पे इस जगह मैं इसको खोल लेता हूँ। चलिए अभी इसने यहाँ खोला तो देखिए इसमें मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, मेरे काम की चीजें ये टॉप पे है, यहाँ तक, इस जगह से इस जगह तक। यहाँ पे आपको क्या क्या नजर आ रहा है? नहीं, सबसे ऊपर से शुरू करें ना। विजिबिलिटी कम है। अच्छा मैं 1 मिनट, इसको मैं करते ही है। अफसर अफसर के नाम लग रहे हैं, टाइटल है, वॉल्यूम है, इशू है, पेज नंबर है, ईयर है, ईयर पब्लिकेशन है, फिर एक नंबर है, और फिर उसके बाद ये आई सबसे पहले ऑथर नेम है, ऑथर नेम है, फिर टाइटल ऑफ द आर्टिकल है, फिर जर्नल का नाम है, फिर उसका वॉल्यूम नंबर इशू नंबर लिखा हुआ है, फिर उसके पेजेस लिखे हुए हैं, फिर उसका एक ISSN नंबर होता है हर जर्नल का, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन कह लें आप। और उसके बाद उसका एक DOI है कि इसका डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ये जब मैं यहाँ से पेस्ट करके इधर डालूंगा ना इसके ऊपर, दस बात तो ये इसको इस पेपर तक ले जाएगा मुझे। इस पे शायद मैंने कुछ गलती की है, अभी आ गया, ठीक है, वो पेपर खोल दिया, वही पेपर खोल दिया। तो ये इसका मकसद ये होता है, दुनिया के जितने कलेक्शन बॉडीज है ना, वो ये DOIs को पकड़ रहे होते हैं। क्या DOI बेसिकली सोर्स पे लेके जा रहा है ना, एक्चुअल सोर्स तक इंडिकेट कर। अच्छा खैर ये एक अलग चीज है, मैं दोबारा उधर ही आ जाता हूँ कि जी इधर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो हर रेफरेंस के अंदर कुछ चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं जी? ऑथर नेम, जर्नल का नाम, इशू नंबर, वॉल्यूम नंबर, DOI, पेज नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये रेफरेंस आप देते हैं अपने पेपर्स के अंदर। अब मैं वो पेपर पे चला जाता हूँ। पेपर में यहाँ खोला हुआ था मैंने, आई थिंक इट वाज, हाँ ये रहा। देखिए ये पेपर जब मैं, जिसने भी लिखा इन ऑथर्स ने, तो इन्होंने इस पेपर में लिखने के बाद यहाँ पे अपना एक पैटर्न फॉलो किया, एब्स्ट्रैक्ट किया। अब वो रिसर्च प्रोसेस ध्यान में रखें जो मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि यू हैव a set of template which you follow to do anything. You write your proposal, you write your thesis, you write a research paper, you follow those things. So abstract इसने लिखा है, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखी है, हमने भी वहाँ इंट्रोडक्शन की बात की थी। और इंट्रोडक्शन में अगर आप देखो तो इसने रेफरेंसेस दिए। जैंग एटल 2025 का पेपर रेफर किया हुआ सबसे पहले। मैंने कहा जी कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, रोड पेवमेंट्स आर अमंग द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबलिंग द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। एन ब्रैकेट में लिखा है जी कि ये जैंग एटल 2025 वाले ने बताया, मैंने तो पढ़ के लिख दिया यहाँ पे बस, ये मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो इसने क्या किया, इसने साइड कर दिया, इसने इस बंदे को साइड कर दिया, ठीक है। ये पेपर जो है ये क्या है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बताएगा, ये यहाँ पे ये रजाएंग एटल, ये इस पेपर की बात हो रही है, ये जो यहाँ पे नजर आ रहा है, इस पेपर ये वाला, राइट साइड पे आप देखें तो ये पेपर है, उसका डिजिटल लिंक भी खुल गया है जो उसने रेफर किया हुआ है, ठीक है। क्लैरिफाइड एनालिटिक्स का काम क्या है कि ये पेपर एक जर्नल में पब्लिश हुआ हुआ है और जर्नल के ऊपर नाम लिखा हुआ है,
ये होगा दिसंबर लिखा हुआ है तो ये शेड्यूल एक मिनट, इसका मतलब ये सेल्फ साइट हुआ है। हम दोबारा सेल्फ साइट वाले को, जो पेपर था, एक मिनट, मैं पेपर कहाँ खोला हुआ, ये इसी पीडीएफ खोल लेते। मैं आपके से उस साइटेशन के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये रिसर्च पेपर है, और इसमें ये इसने हर जगह पे रेफरेंसेस दिए हुए। इन रेफरेंसेस का सोर्स कहाँ पे है, बिल्कुल एंड पे इसने एक रेफरेंस सेक्शन दिया होगा, वो इसकी सोर्स है। ये सारे वो पेपर थे। ये पेपर, ये रेफरेंस सेक्शन है ना, ये रेफरेंस सेक्शन है, ये यहाँ से शुरू होगा। सारे रेफरेंस यहाँ से, इससे ऊपर पेपर कंक्लूजन, एक्नॉलेजमेंट, और ये रेफरेंस शुरू होते हैं। पहला पेपर देखें, ऑथर्स के नाम लिखे हुए, साल लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, जर्नल का नाम लिखा हुआ है, इशू वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर कुछ दिया हुआ है। हर हर पब्लिकेशन फोरम आपको अपना टेम्पलेट देता है कि तुमने ऐसे रेफरेंस देना है, और समटाइम्स इसको आप ट्रेस भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो अभी ये मेरा नहीं ख्याल ये सारे अलग अलग लिंक्ड अप हैं, बट बाज़ जगहों पे ये लिंक्ड अप भी होते हैं कि इनके वेब पेज भी खुल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे रेफरेंस जो है ये इसने साइट किए हुए, इस पेपर इनको साइट किया हुआ है। क्लैरिवेट क्या करेगा कि वो इस ये पेपर चूंकि एक ऑथेंटिक सोर्स पे पब्लिश हुआ हुआ है, तो वो इन सारे साइटेशंस को काउंट करेगा कि यार इस बंदे ने, ये जो पहला आर्टिकल है अब्दुल्ला और फहीम वाला, जो कि जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन में छपा है, जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन की पहली साइट आ गई है जी, नंबर 1 यहाँ साइट हो गई। इसी तरह से इसी आर्टिकल को मिस्टर एक्स वाई जी ने कहीं और भी साइट किया होगा, तो हो सकता है जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन की 100 लोगों ने साइटेशंस की हो, तो वो काउंट हो जाएगा। ये भी एक जर्नल है। अब आप जरा उसका एक्सटेंड चेक करें ना काम का, तो एक जर्नल है, इस तरह के 70,000 प्लस जर्नल पब्लिश होते हैं। नीचे अगला जर्नल देखें, नीचे अगला जर्नल भी लिखा हुआ है, उसका नाम है कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स के नाम से जर्नल है, दूसरा वाला नीचे वाला। इसकी भी साइटेशन नंबर 1 यहां से आ गई, बट वारों ने भी बहुत सारे रेफर किया होगा। वहाँ पे जो ऑर्डर है हिसाब से ये तो कैरेक्टर्स के लिहाज से, ऑथर्स के नाम में ए पे वाले पहले हैं, फिर बी वाले हैं, फिर सी वाले हैं। ठीक है, ये तो उसने जर्नल की अपना स्टाइल है ना, उसने कहा ऐसे रेफर करो। मैं आपको बात कर रहा हूँ क्लैरीवेट का, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ए बी सी क्या, वो देख रहा है जर्नल का नाम, उसकी साइटेशन। ठीक है, और वो काउंट करता जा रहा है, अपने रिकॉर्ड में रखना जा रहा है। अब आप देखें आगे इसमें आगे और भी जर्नल हैं। ठीक है, कुछ कॉन्फ्रेंसेज होंगी, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पेमेंट इंजीनियरिंग अलग जर्नल, इसकी पहली साइटेशन यहाँ से फिर आ गई। तो अब ये क्लैरीवेट का काम है कि दुनिया में जितने रेप्यूटेबल जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं, जो साइट कर रहे हैं, उनकी उनके पास जाके साइटेशंस को काउंट करें, टोटल करते जाएं, रखते जाएं, पहला, दूसरा, तीसरा। कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल वाला दो बार टॉप हो। हाँ, 2 साइटेशन, अलग अलग बंदे ने अलग अलग साइट को। कुछ लोगों ने थीसिस करते हैं लेकिन पूरी पब्लिकेशन नहीं। एक मिनट पहले रुक जाए, अभी ये सवाल आपका किसी और डोमेन से आ रहा है, रुक जाए, पहले इसको खत्म कर लें। साइटेशन वो आपका अलग से करते हैं जब इसको पूरा कर लें। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ जो आपके सवाल का जवाब था पहले कि जी हमने साइट जो हो रहा है वो आप साइट कर रहे हैं। अब ये किसी जगह पे छप रहा है और ये एक रेप्यूटेबल पब्लिक पब्लिकेशन है, ये क्लैरीवेट ने अपनी एक जजमेंट कॉल देनी है कि जी मैंने किन को देखना है, किन को नहीं देखना। ऐसे बहुत सारे जगह होंगी जहां पे साइट हो रहे होंगे, लेकिन वो इटसेल्फ कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। समझ गए बात? तो आपके सवाल का जवाब आ गया जी कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा, अब आप आपके यहाँ सवाल नहीं, उसी सवाल पे, अपने सवाल चेंज ना करें। अब आपने कहा जी कि थीसिस में पब्लिकेशन नहीं होती, वो क्या सवाल? पब्लिकेशन को वो काउंट होगी रेफरेंसेस। देखें, लूज वर्ड्स यूज ना करें, एग्जैक्ट बात करें। थीसिस, आप किसी ने भी उनके थीसिस के अंदर देखिए, ये थीसिस इज नॉट अ पब्लिकेशन। मैंने कहा ना कि क्लैरीवेट ने डिसाइड करना है कि कौन सी चीज काम की है। थीसिस दुनिया में बेताशा हजारों लाखों करोड़ों हो रहे, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते, बहुत सारे।
तो थीसिस इन नो काउंटिंग, क्योंकि थीसिस का कोई डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर ही नहीं है। क्या आपका थीसिस दुनिया के हर बंदे को अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल। ठीक है, क्लैरिवेट को अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल। दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी का थीसिस दुनिया के हर बंदे को अवेलेबल नहीं है, वो उनका क्लासिफाइड डाटा होता है। आप अगर अभी जाएंगे ना एमआईटी के थीसिस निकालने की कोशिश करेंगे, किसी ने खुद रखा हुआ तो गलत बात है, यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा। तो ये तो सारे ओपन सोर्स डाटाबेसेस, ये जर्नल दुनिया भर को अवेलेबल है। तो अगेन मैं अब उस क्राइटेरिया पे नहीं जा रहा, मैंने आपको सिर्फ आइडिया देना है कि जी एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये डाटा कलेक्ट करना है, वो जैसे कर रहा है वो हम उस पे नहीं जाते, वो अरे एक दुनिया अलग एक साइंस है, वो आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं उसको तो सोचते हुए। जैसे आपने कहा कि ये देखते हैं कि कौन से जर्नल में हमारा एक आर्टिकल है और ये लो लेवल का जर्नल तो नहीं है, तो उसकी साइटेशन काउंट नहीं होगी या फिर आपने किसी लो लेवल जर्नल में अपना आर्टिकल पब्लिश करवाया? मैंने यही तो कहा है कि बहुत सारी जगह हो सकती हैं, कुछ काम की होती हैं, कुछ काम की नहीं होती। तो क्लैरिवेट ने ये डिसाइड करना है कि मैंने किन को करना है किन को नहीं करना, वो एक थ्रेशहोल्ड डालेंगे तभी काम होगा ना। भाई आप आज एक जर्नल खोल लेती हैं, फरवा जर्नल ऑफ इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खोल सकती है, खोल सकती है जी। अभी आप घंटा लगाए, यानी बात सुन ना, देखिए मैं आपको एक वर्स्ट केस सिनेरियो दे रहा हूँ ना। आप अभी चाहे तो एक जर्नल थोड़ी देर में खोल सकती, फरवा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसको आप बहुत अच्छी, आप डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं, आप टिकटॉक पे, आप यूट्यूब पे, आप इंस्टा पे, हर जगह उसको प्रमोट करेंगी, ये जितने एटलीस्ट क्लास वालों तक तो पहुंच जाएगा। अब मैंने कहा मुझे 10 रुपए दें मैं आपका आर्टिकल पब्लिश कर दूं, कह सकती है ना, ये सारे के सारे आपको देंगे, आप अगले घंटे में उसका एक वॉल्यूम पब्लिश करके ऑनलाइन प्लेस करती, पब्लिश हो गया। क्या उसको उस अब वो पेपर वो पब्लिश हो गया, आपने इनके सारे आर्टिकल पब्लिश कर दिए, कल को मैं पढ़ता हूँ उसमें एक आर्टिकल छपा हुआ है नदीम का, और मैं उसको साइड कर देता हूँ जी फरवा इंटरनेशनल जर्नल में ये छपा है। या क्लैरीबेट को मानना चाहिए कि ये जर्नल, इसको मुझे साइड करना भी चाहिए कि नहीं? क्लैरीबेट जो बैठा हुआ है वो एक एक एक्सपर्ट ग्रुप्स है, आपकी तरह के हजार और जर्नल्स भी होंगे जो कि एक घंटे के अंदर छपे होंगे, जिनको कोई नहीं मानता होगा दुनिया में सिवाय आपके। ऐसा है ना? तो अब क्लैरिवेट की जो नौकरी है वो इसी पे है ना, उसने यही तो फिगर आउट करना है कि भाई फरवा के पास इस जर्नल पे जाना है कि नहीं जाना। मैंने क्या ख्याल है, उसे कुछ बेंचमार्क डालने चाहिए कि यार यस, फरवा जर्नल ऑफ इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी जी हम थोड़ा चेंज करते हैं, मैंने कहा था एग्जाम्पल मैं सिविल की दूंगा, तो सिविल से आते हैं। आतिफ साहब का एक जर्नल है जी, आतिफ जर्नल ऑफ पेवमेंट स्ट्रक्चर्स। तो वो पेवमेंट स्ट्रक्चर्स वाले जर्नल पे मैं क्यों जाऊंगा जब इसका जर्नल किसी एक ऑथेंटिक जगह से वैलिडेट होगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पे हर जर्नल को जाके अपने आप को इंडेक्स करना चाहिए कि भाई मैं दुनिया में एग्जिस्ट करता हूं, मैं क्वालिटी का जर्नल हूं, मुझे मानो, मेरी साइटेशंस को मानो, होना चाहिए ना ये। अब वो एजेंसीज कौन सी है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वो एक एक और चीज है, जब उसमें मैं आ जाऊंगा, उनके इंडेक्सेशन में आ जाऊंगा, क्लैरिवेट मुझे वहां से पिक करेगा कि यार ये लिस्ट ऑफ जर्नल्स है जो कि ऑथेंटिक हैं, इंडेक्स्ड हैं, क्वालिटी चेक हैं फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड स्कोपस, विच इज कॉल्ड वेब ऑफ साइंस, ये दो बड़े, विच इज कॉल्ड पबमेड, ये तीसरा। ये वो इंडेक्सेशन एजेंसीज हैं जिनके काम ये है कि इन्होंने किसी एक एवेन्यू को रजिस्टर करना है, और इनका जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो एक प्रोसेस होगा, वो जब तक कुछ खास चीजें आप फुलफिल नहीं करेंगे वो आपको रजिस्टर ही नहीं करेंगे। ठीक है, सो प्रोबेबली मैंने ये चीज थोड़ी मिक्स कर दी है, मैं बाद में आ रहा था, लेकिन मैं सिर्फ लिंक कर रहा हूं कि हर चीज जो साइट की जाती है वो इस काबिल नहीं होती कि उसको काउंट किया जाए, उसके तरीकेकार डिफाइंड है। ठीक है, अच्छा 3 बज गए हैं, तो मेरा ख्याल में हम इसको यहीं रखते हैं। अब जो एजेंसीज हैं उन पे हम बाद में जाएंगे। यहाँ तक जो मैंने आपको भी बताया वो मैंने ये बताया कि जी जर्नल्स के कुछ क्वालिटी बेंचमार्क्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर है, और उसकी कैलकुलेशन, उसका प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये थोड़ा सा इम्पैक्ट फैक्टर को हम देखेंगे कि ये कैसे पब्लिश होते हैं, जेसीआर क्या होती है, फिर उसके बाद मास्टर जर्नल लिस्ट क्या होती है, स्कोपस क्या होता है, नंबर 3 आपका ये वेब ऑफ साइंस क्या होता है। ये हम अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसमें हम किस तरीके से लेके चले। ठीक है,
सो वी कीप इट टू दिस पॉइंट। आज का जो लेक्चर था इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन किसी किस्म से भी है, क्योंकि आज तक की चीजें जो अभी तक पढ़ी है ये आपके एग्जाम में, मिड टर्म में, क्लास में ओपन बुक, ओपन नोट्स, ओपन स्लाइड्स, ओपन प्रेजेंटेशन आप बताएंगे। तो कोई सवाल है तो जी पूछिए। ऑनलाइन जी आपका क्वेश्चन पहले आप पूछ लीजिए अगर कोई आपका सवाल है तो। अगर ऑनलाइन लोग कुछ हैं और इंटरेस्टेड हैं जी। मोइनुद्दीन साहब पहली दफा नजर आ रहे हैं आप, कोई सवाल है आपका? जी एनीबडी? निम्रा आप कुछ पूछना चाह रही हैं, शायद आप पूछना चाह रहे हैं, पूछें। नहीं सर, सो फार अंडरस्टूड सर, क्वेश्चन नहीं है सर। हाँ जी, आपका कोई सवाल क्लास में से? तो ये जो इम्पैक्ट फैक्टर है, ये एक स्पेसिफिक थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। इम्पैक्ट फैक्टर निकालता है एक थर्ड पार्टी। एक स्पेसिफिक थर्ड, इसी तरह साइड स्कोर एक स्पेसिफिक थर्ड पार्टी और आइडेंटिफाइड। कुछ चीजें स्कोपस वाले निकालते हैं, कुछ चीजें वेब ऑफ साइंस वाले निकालते हैं, कुछ चीजें पबमेड वाले निकालते हैं, और फिर सबको कंबाइन करके जो जर्नल है वो डिसाइड करता है कि मैंने किसके पैरामीटर शो करने, किसके नहीं करने। जो उसका मेन जिसमें वो अच्छा होगा वो ज्यादा शो करेगा, जिसमें वो डाउन होगा वो नहीं शो करेगा। पेपर क्लास में मैं आपकी मर्जी से शेयर करूंगा, यही इसी दिन सैटरडे को पेपर होगा अगले वीक में। तो टाइम आप मुझे बता दें, उस टाइम पे पेपर ले लेंगे आपके पास। विच टाइम सूट्स यू? 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 9 से 3 के दरमियान कोई टाइम सजेस्ट कर। 2 घंटे की मुझे स्लॉट देनी है आप। आप लोग आपस में सोच लें, अपना कोई एक सर्वे कर लें और मरियम को बता दें। मरियम वट एवर टाइम शी टेल्स मी। जी जी जी, डीएल या तो इधर आएंगे या अपने अपने कमरे से देंगे पेपर। ओपन बुक ओपन नोट से मुझे कोई एतराज नहीं है कि आप कमरे में बैठ के दें पेपर, ठीक है। बट ये कि टाइम के बाद, उस टाइम के अंदर अंदर उसके डॉक्यूमेंट को फाइनल करके मुझे आपने ईमेल बैक करना होगा। अगर 10 से 12 तक का टाइम है, 12 बज के 1 मिनट पे जो पेपर आएगा वो कंसिडर नहीं होगा। बस 12 से पहले पहले पेपर, 12 बजे जो कट ऑफ टाइम है, दैट इज द कट ऑफ टाइम फॉर द आंसर शीट सबमिशन। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग शॉन्ग कुछ नहीं होगा, शॉर्ट क्वेश्चन टू द पॉइंट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट पूछूंगा मैं आपसे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हाँ, उनका भी क्लास में होगा। आपका आज के दिन कोई और क्लास है? किसकी है? ओहो, वैसे होती है ना, पेपर उनका आज ही होगा फिर। ठीक है। ये किया जा सकता है कि आपको ना पीजी कोऑर्डिनेटर आपके एग्जाम खुद स्केड्यूल करके दे दे कि ये इस पेपर का इस टाइम पे होगा, इस पेपर इस टाइम पे होगा, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे प्रोग्राम्स का एग्जाम स्केड्यूल वो शेयर करेगा, आपने उस टाइम पे आना है और टीचर ने उसमें आपका पेपर लेना। वो मिड टर्म में हो सकते हैं, मिड टर्म में हो सकते हैं। और मेरे पेपर से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ओपन बुक ओपन नोट्स है। तो इसके साथ जिसका भी मैच हो रहा है उसको तो वैसे ही कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अगर इसके अलावा 2 लिए हुए हैं तो अगर वो सैटरडे संडे, मैंने शुरू में कहा था आपको याद है, सैटरडे का ले अलग ले, सैटरडे संडे क्लास अलग ले, मैंने ये रिक्वेस्ट बार बार की। वो इसीलिए थी कि आपका पेपर क्लैश ना हो, उसमें एक वजह ये भी थी, 12 और वजह भी हो सकती है, बट ये एक वजह ये भी थी। तो अगर आपने एक ही दिन में दोनों चीजें ली हुई हैं तो फिर तो क्लैश आएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिन क्लासें होती है, दूसरे दिन दूसरे पेपर हो। तो दिस इज ऑल। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है, वी क्लोज इट हियर। कोई सवाल नहीं है जी, बंद करें इसको फिर अब। चलें जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो लेक्चर स्लाइड्स है ये शेयर हो जाएंगी, आप इसकी वीडियो शेयर हो जाएंगी, वो आप देख लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास फॉर द पेपर। पेपर टाइम जो है वो आपसे पीजी कोऑर्डिनेटर शेयर कर लेगा, ठीक है।